हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फोर्थ लेक्चर साउंड का रेजोनेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये वाला एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखो और समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। समझो इस चीज को, है ना। क्या हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में क्या कह रहा है या क्या कहना चाह रहा है ये वीडियो? ये चीज जो मैंने समझाई थी ना, उसी से रिलेटेड है ये। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो सुन लो। ट्यूनिंग फॉर्क है, राइट, और उस ट्यूनिंग फॉर्क को उसने स्ट्रक किया तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, इसीलिए बॉल उड़ा। अब वो क्या कर रहा है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क ले रहा है, अब उसको मारा और इसके पास में रखा। देखो बॉल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, मतलब इसके वाइब्रेशंस इसमें पास ऑन नहीं हुए, राइट। अब देखो आगे, अब देखो ये बॉल बिना कांटेक्ट के भी ये बॉल कैसे उड़ रहा है। ये नंबरों पे थोड़ी नजर डालो, है ना। क्या कह रहे हैं वो नंबर्स? यही चीज जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि पहले क्या हुआ था, पहले कुछ ऐसा हुआ था कि भाई जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी, अभी ये 260 का है, दूसरा वाला वो ट्यूनिंग फॉर्क लेगा ना वो 240 हर्ट्ज का है, तो अब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। मैचिंग का मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, नहीं है तो वाइब्रेशंस पास ऑन नहीं हो रहे हैं। अगर है तो वाइब्रेशंस पास ऑन होंगे और उस इफेक्ट को हम कहेंगे रेजोनेंस, राइट। तो वर्ड्स में कुछ हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेजोनेंस इज द फिनोमिना ड्यू टू विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी मैचेस। देखा, ये चीज समझो, ड्यू टू विच frequency of the external force and the natural frequency of the body matches, और उस मैचिंग की वजह से बॉडी खुद वाइब्रेट होने लगती है। जैसे यहां पर देखो, मैचिंग की वजह से ये बॉल भी वाइब्रेट होने लग गया, है ना। जब मैचिंग होता है तो वाइब्रेट होने लग जाती है दूसरी बॉडी, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी सपोज इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, मतलब मेरे आवाज की फ्रीक्वेंसी और इस बोर्ड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो ये बोर्ड वाइब्रेट करने लगेगा। कमाल का फिनोमिना है रेजोनेंस। ये पिक्चर देख के कुछ तुम्हें याद आ रहा है? क्या तुम ऐसा चीख कर सामने पड़ा हुआ ग्लास तोड़ सकते हो? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कौन कर सकता है ऐसा? ओपेरा सिंगर्स। रोम वगैरह में ओपेरा सिंगिंग बहुत कॉमन है, बहुत पतली आवाज, कोयल से भी पतली आवाज में वो लोग गाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट मोस्टली इनकी फ्रीक्वेंसी, राइट, इनकी फ्रीक्वेंसी को मैं ले लेता हूं f0 और इसकी फ्रीक्वेंसी को ले लेता हूं fn। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ऑब्जेक्ट या फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। समझ में आया? एन की वैल्यू 1 ले लो तो एग्जैक्ट मैच हो गया, फिर एन की वैल्यू 1 2 3 4 और लो तो वो इंटीग्रल मल्टीपल हो गया।
सो आवाज की फ्रीक्वेंसी और ये ग्लास की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ग्लास अपने आप वाइब्रेट करने लगेगा और उस वाइब्रेशन की वजह से कांच टूट जाएगा। अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ऐसा नोट किया है तुमने? किया है। टूट फूट तो नोट नहीं की है, बट वाइब्रेशन जरूर तुमने नोट की है रेजोनेंस टाइप के। कब? जब ये डीजे वाला म्यूजिक सिस्टम निकलता है ना हमारे घर के आसपास से, है ना, तो घर की खिड़कियां वगैरह वाइब्रेट करने लग जाती है, रेजोनेंस होता है। सो डीजे के स्पीकर की फ्रीक्वेंसी और खिड़कियों के कांच की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डीजे के स्पीकर की फ्रीक्वेंसी और खिड़कियों के कांच की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है या इंटीग्रल मल्टीपल बन जाती है, तो अल्टीमेटली खिड़कियां अपने आप वाइब्रेट करने लग जाती है और स्पीकर का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही हो तो खिड़कियां टूट भी सकती है। जैसे ये लाइटनिंग थंडर होता है, बिजली कड़कती है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी भी कांच की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो कांच टूट जाएंगे। बम धमाके होते हैं तो जो आवाज़ होती है वो फ्रीक्वेंसी और कांच की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, इसीलिए वो कांच टूट जाता है। सो रेजोनेंस का मतलब है फ्रीक्वेंसीज का मैच होना। रेजोनेंस को स्टडी करने के लिए ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। ये वाला एक्सपेरिमेंट का मैंने ऑलरेडी ये वाला वीडियो बताया, राइट। सो और दूसरा है ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने ये वीडियो बताया, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा। और एक ये एक्सपेरिमेंट है जिससे हम रेजोनेंस स्टडी कर सकते हैं। सो इसको कुछ डिस्क्रिप्शन में हम ऐसा लिखेंगे, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ, बहुत शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए तो डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो तुम। यू, ये ए हो गया और एक और प्लेटफॉर्म बना दो और ये यू बी हो गया। बस इतना ही डायग्राम करना है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए MATCH मैचेस विथ frequency of B, then B starts vibrating with frequency of A, है ना। मेरी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो कौन वाइब्रेट करेगा और किसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, ये चीज ध्यान रखना। बाहर धमाका हुआ तो खिड़कियां वाइब्रेट हुई, कौन सी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हुई? खिड़की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं हुई है, जो धमाका था उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हुई है। और धमाके की फ्रीक्वेंसी और खिड़की की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में भी मैचिंग हुआ है या इंटीग्रल मल्टीपल हुआ है। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी का मैचिंग एक बात है, दूसरी बात वाइब्रेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं वो एक और बात है। सो पहला तो यही हुआ कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वी, देन बी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। चलो इसको सेकेंड लाइन में मैं लिख देता हूं, एंड बी वाइब्रेट्स विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अब ये जो मैंने लिखा है ना उसमें तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, एक ही है, तो ए की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है या बी की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, एक ही बात है। पर इसके अलावा तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि एंड इवन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इंटीग्रल मल्टीपल of frequency of B, then also B starts vibrating, ये एक बात, और B vibrates with frequency of A, है ना। तो अब ये चीजों में ना कंफ्यूज मत होना, एक तो वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, और हो गया है रेजोनेंस, तो वो रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है ये चीज ध्यान में रखना। तो एक तो मतलब ये दोनों सेंटेंस इसको है ना क्लब करके लिखते हैं, तब थोड़ा समझना कंफ्यूज हो जाता है। आगे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें मैंने ये चीजों को क्लब करके लिखा है, राइट।
सो ये एक्सप्लेनेशन के लिए इतने सिंपल सेंटेंसेस है, रीजंस में जो सेंटेंसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, इनको मिलाकर बनते हैं, तो ये समझ लेना ढंग से, राइट। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया रेजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, और डिटेल में जाए तो कुछ ऐसा है कि इसको वाइब्रेट करने की वजह से नीचे की एयर वाइब्रेट करने लग जाती है, और एयर वाइब्रेशंस इस बॉक्स में लेके जाती है, बॉक्स की वजह से या बॉक्स के हवा के वाइब्रेशन की वजह से बी भी वाइब्रेट करने लग जाता है। देखो, सो बाहर बम धमाका हुआ, उसकी वजह से हवा वाइब्रेट हुई, वो हवा वाइब्रेशंस कांच की खिड़की तक लेकर आई, और कांच की खिड़की की फ्रीक्वेंसी और धमाके की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई या इंटीग्रल मल्टीपल निकली, तो खिड़की भी धमाके की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, मे भी टूट भी जाएगी। सो ये समझो कैसे हो रहा है प्रोसेस। फिर ये भी एक है रेजोनेंस का डेमोन्स्ट्रेशन, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं, सो ध्यान से समझो। लेट पेंडुलम एक्स बी ऑसिलेटेड विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये घर पर भी कर सकते हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट ये मैंने किया हुआ है। कैसे कर सकते हो? अच्छे से एकदम स्ट्रेट तार या सीलिंग का सरफेस ले लो, ऐसा टेबल है तो टेबल के सपोर्ट से भी पिंस लगा के कर सकते हो। मल्टीपल बॉल ले लो ऐसे छोटे, या तो कपड़े सूखते हैं तब जो लगाने वाली क्लिप आती है वो ले लो, एक जैसी क्लिप्स लेना। फिर क्या करना है तुमको, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो। चलो मैं ये डायग्राम हटा देता हूं, मैं खुद का ही अरेंजमेंट ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सिंपल। ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि ये रहा एक्स, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। ठीक है। अब एक तो है देखकर अंदाजा लगाना क्या हो रहा है, और दूसरा है वैल्यूज दी हुई हो तब अंदाजा लगाना क्या हो रहा है। वैसे वैल्यूज देने के बाद अंदाजा लगाने वाला वो एक नया अलग क्वेश्चन बन जाता है। अभी सिर्फ देखकर हम अगर अंदाजा लगाए क्या होगा, तो एक्स को मैंने ऑसिलेट कर दिया है, वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, कुछ देर तक होता रहेगा, कुछ देर तक होता रहे। अब उसकी वजह से ए बी सी डी में से कोई और ऑसिलेट होगा, कौन होगा? बी होगा। सो एज बी हैज सेम frequency as that of X, B will also start oscillating with frequency of X। देखो, A C D will also oscillate but with some random frequency and out of harmony। ये चीज को समझो। अब X ऑसिलेट हो रहा था तो थोड़ी देर बाद में B भी हार्मोनिकली ऑसिलेट होने लग जाएगा, बट A C और D का ऑसिलेशन कुछ भी मैच नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। कैसे पता लगाया फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? लेंथ के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो इसकी लेंथ सेम है, तो ये दोनों ही हार्मोनी में सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, जबकि ए सी डी की लेंथ एज कंपेयर टू एक्स अलग है, तो वो तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी से रैंडमली ऑसिलेट करेंगे। सो ये भी एक रेजोनेंस का एग्जांपल है। ठीक है। सो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू, ये मैंने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सेंटेंस आएगा, तो अब आ चुका है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन बॉडी
मस्ट बी इक्वल टू द और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए या उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी होनी चाहिए जिस किसी को भी वाइब्रेट करवाना है। सो दो ऑब्जेक्ट है, फ्रीक्वेंसीज के बारे में कमेंट्स है। और दूसरी चीज, द वाइब्रेटिंग बॉडी के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए सो एज टू सेट द अदर बॉडी इनटू वाइब्रेशंस, है ना। तो चलो इसके बेस पे मैं एक ऐसा सवाल पूछूं कि क्या मेरी आवाज इस बोर्ड को वाइब्रेशन में सेट कर सकती है? नहीं कर सकती है। रीजन इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी या सेकंड पॉइंट मैच नहीं होगा? बताओ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी कि सेकंड पॉइंट मैच नहीं होगा? सेकंड पॉइंट मैच नहीं होगा। मेरी आवाज में उतना दम नहीं है, मतलब दम तो है पर उतना एनर्जी नहीं है कि बोर्ड को वाइब्रेट करा सकूं, है ना। तुम चाहो तो रेजोनेंस घर पे, वो मैंने कहा ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा भी म्यूजिक सिस्टम के पास में ग्लास रख दो, मे भी स्टील का छोटा ग्लास रख दो, म्यूजिक सिस्टम का आवाज सेट करो, एक पर्टिकुलर आवाज पे तुमको ग्लास वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा। तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। स्पीकर की फ्रीक्वेंसी और ग्लास की फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस हो रहा है। सो क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, ग्लास भी स्पीकर की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना शुरू हो जा रहा है। अब इस टॉपिक को है ना, इस टॉपिक का साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक दोनों ही मतलब निकलते हैं रेजोनेंस के। शायद तुमने ऐसा देखा होगा कि लोग ऐसा सिर्फ देख कर राइट दिमाग पढ़ लेते हैं, सो रेजोनेंस हो जाता है। तुम्हारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी वो सामने वाला पकड़ लेता है, अल्टीमेटली वो तुम्हारे थॉट्स को पढ़ पाता है, वो जान लेता है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। बहुत मुश्किल है इस तरह का रेजोनेंस, मतलब मुझे अगर किसी और के साथ रेजोनेंस में आना है तो वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली एक्टिवनेस काफ़ी सारी चाहिए, तब जाके तुम्हारे अंदर ये पावर आता है कि तुम किसी और के दिमाग के साथ रेजोनेट करो और उसकी जो बात है, तकलीफ है, वो तुम जान सको। दोस्ती होती है दो लोगों के बीच में, बहुत पक्की दोस्ती होती है। सो रीजन यही है रेजोनेंस। दोनों की फ्रीक्वेंसीज, थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच होती है और इसीलिए दोनों के बीच में गहरी दोस्ती बन जाती है। ये भी सोचता है चलो पेप्सी पीने चले, वो भी सोचता है चलो पेप्सी पीने चलो, ये भी सोचता है चलो आज सैटरडे इवनिंग है पिज्जा खाने चलते हैं, वो भी सेम सोचता है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच होती है साइकोलॉजिकली, राइट, और साइंटिफिकली भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, तब दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती है। बाकी एक कह रहा है चलो पाकिस्तान, दूसरा कह रहा है चलो हिंदुस्तान, तो दोनों के बीच में कहाँ दोस्ती होगी? सो रेजोनेंस साइंटिफिकली भी एग्जिस्टेंस में है और यही साइंस स्पिरिचुअलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। सो इसीलिए कहते हैं फिजिक्स इज इन ए वेरी क्लोज कनेक्शन विद द लाइफ, विद द रियल एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेजोनेंस इन द मेनी डेली एक्टिविटीज, कई सारी डेली एक्टिविटीज है जिसमें रेजोनेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एप्लीकेबल है। वाइब्रेशंस ऑफ द फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिल और ओल्ड कार और ओल्ड बस, पुरानी, खास करके पुराने व्हीकल्स, 10 12 15 20 साल पुराने व्हीकल्स, ये तुमने बस वगैरह में ज्यादा नोट किया होगा, मोटरसाइकिल नहीं, पर कार और बस में नोट किया होगा कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे कांच, मतलब जो खिड़कियां और फ्रेम एक धड़ 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 वाइब्रेट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजन मैचेस विथ frequency of frame, matches with frequency of the engine matches with the frame, or frequency of the engine is integral multiple of the frequency of the frame। इसको वर्ड्स में लिखना सीखना ही होगा क्योंकि ऐसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछते ही है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंजन matches with the frequency of the frame or frequency of the engine is natural integral multiple of the frequency of the frame, ultimately frame starts vibrating and make a loud sound. So it is commonly observed that the frame of motorcycle
or car or bus starts vibrating more rapidly, making more noise at some particular speed. At this particular speed, the frequency of the vehicle matches with the natural frequency of the vehicle or integral multiple of the frequency of the frame of the vehicle and starts vibrating rapidly. और इन वाइब्रेशंस को कम करना है तो थोड़ी स्पीड कम कर दो या थोड़ी स्पीड बढ़ा दो, वो तुरंत वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे खिलौने भी आते हैं, तुम जो बोलते हो उसको कैप्चर करके ये बोलने लगता है ना। छोटे बच्चों का खिलौना है, तो इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली रेजोनेंस में आता है। इलेक्ट्रॉनिकली रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम किसी की भी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचिंग में आ सकते हो। और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे ना रेडियो काम करते हैं। हाँ, ये रहा रेडियो रिसीवर। हम ऐसे ऐसे ट्यून करते हैं। वैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग आ गई कि बटन दबाया, अगला रेडियो स्टेशन ऑटोमेटिक ट्यून हो गया। पहले के ज़माने में जो रेडियोस आते थे उसमें घुमा के ट्यूनिंग करनी पड़ती थी। तो वो जो हम घुमाते, हम क्या करते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की वैल्यू सेट करते हैं ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी और रेडियो स्टेशन से आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तब जाके रेडियो सिग्नल हमारे रेडियो में जाएगा और गाना बजेगा। सो सेम चीज इधर भी है, इलेक्ट्रॉनिकली ये फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है और अल्टीमेटली ये टॉय हम जो बोलते हैं उसको रेप्लिकेट करने लगता है। So there are some toys available in the market which we have commonly observed that they replicate the voice nearby to them. Such toys work on the principle of resonance. As you speak, the electronic circuit in the toy starts vibrating with the frequency of your voice or with the frequency which is integral multiple of my voice. Ultimately, toys make some noise or make some moves. रेजोनेंस इन द क्लोज्ड एयर कॉलम, ये भी एक्सपीरियंस किया होगा तुमने। बाल्टी भरने के लिए रखते हैं, है ना, बाथरूम में बाल्टी भरने रखी हुई है, नल खुला छोड़ दिया, हम ऐसे ही मोबाइल में टिक टिक देखते रहते हैं और हमको पता भी चल जाता है एग्जैक्ट टाइम पे कि बाल्टी भर चुकी है या भरने वाली है। कैसे? सो रीजन है, जो आवाज आ रही है ना बाल्टी में से, वो आवाज को हम पहचानते हैं क्योंकि हमारा दिमाग बार बार सुन के जानने लगा। अब उस आवाज में खास बात क्या है? उस आवाज की खास बात है रेजोनेंस। जो खाली जगह में हवा है, वो हवा ये पानी के गिरने की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है। अल्टीमेटली आवाज छोटा या बड़ा आता है, जिस बेसिस पे हम पता लगा लेते हैं कि बाल्टी कितनी भरी है। फिर से एक और बात, पानी गिरने की आवाज और खाली बाल्टी की हवा दोनों रेजोनेंस करती है। हवा रेजोनेंस करती है, रेजोनेंस की वजह से आवाज छोटा बड़ा होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि बाल्टी के अंदर पानी कितना भरा हुआ है। सो क्लोज्ड एयर कॉलम refers to the air enclosed in the bucket or some similar type of the container. It is generally observed that when the bucket is kept to fill the water under the tap, we typically identify the level of the water in the bucket just by the sound. This happens because of the resistance between the sound of the water and the empty air column. Clear है? Next, ये भी कुछ एग्जाम्पल है रेजोनेंस के। ये भी दो एग्जाम्पल्स है रेजोनेंस के, नंबर नहीं दिया है मैंने, चाहो तो इसको 31.2 और 31.3 कह दो। और बहुत इंपॉर्टेंट ही एग्जाम्पल है, रीजनिंग बेस्ड पूछते हैं। 31.2, 31.3, 31.1। So 31.2, soldiers marching is often stopped while crossing a bridge. सोल्जर्स का मार्चिंग कैसे होता है? लेफ्ट राइट, है ना, सबके सब एक साथ, लेफ्ट पैर ऊपर, फिर लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, फिर राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, है ना, सब एक साथ करते हैं। तो आवाज भी कैसी एकदम बढ़िया आती है उनके पैरों की, ठक 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 की।
अब ये मार्चिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ब्रिज क्रॉस करना हो तब ये मार्चिंग उनको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्चिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो ब्रिज भी वाइब्रेट करने लगेगा, और वाइब्रेशंस की वजह से फिर ब्रिज टूट भी सकता है। कैसा ही ब्रिज हो, चाहे ये लकड़ी वाला ब्रिज हो, रोप का बना हुआ ब्रिज हो, या चाहे कंक्रीट का ही बना हुआ ब्रिज क्यों ना हो, है ना। तो इसीलिए सोल्जर्स को भी कहते हैं कि ब्रेक अप योर मार्चिंग और ब्रेक अप योर स्टेप्स। Soldiers marching is often stopped or they are asked to break their harmony, especially while crossing a bridge. This is a precautionary step taken to avoid the sudden collapse of the bridge. As soldiers march, the frequency of the marching may match with the natural frequency of the bridge. Under such conditions, the bridge may also start vibrating with the frequency of the footsteps of the soldier and may cause sudden collapse of the bridge. फिर रेडियो का ट्यूनिंग मैंने कहा कि वो लोग कुछ फ्रीक्वेंसी भेजते हैं रेडियो स्टेशन वाले, अब वही सेम फ्रीक्वेंसी मेरा रेडियो कैसे पकड़ेगा? तो नॉब घुमाता हूं मैं, नॉब घुमाने से क्या हो रहा है, ये आर एल और सी इन तीन कंपोनेंट्स में से आर तुम जानते हो, एल और सी के बारे में तुम अभी नहीं जानते हो, वो 11th-12th में जानोगे। पर ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, घुमाने से उनकी वैल्यूज चेंज होती है। अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो के ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है वैसे ही गाना बजने लगता है। सो रेजोनेंस के बेस पे जो हमारा ये डिश टीवी है वो भी वैसे ही काम करता है, राइट, रेडियो भी वैसे ही काम करता है। So resonance also takes place in the electromagnetic waves such as radio waves, microwaves, and it is for the same reason that our telecommunication network, radio network, television network functions. When a radio station or television station or mobile station broadcast at some particular frequency, these waves are received by the antenna of our device in which they produce a vibration, and दिस रिसीव्ड वाइब्रेशंस आर मॉड्यूलेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स। सो रेजोनेंस की वजह से ही हम रेडियो सुन पाते हैं। आगे है ये दो टॉपिक्स, म्यूजिकल साउंड और नॉइस। इन दो टॉपिक्स के बाद में है ना म्यूजिकल साउंड का डिटेल है कि किसी भी साउंड को कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कहा था शुरुआत में भी, किसी भी साउंड को पहचानने के लिए पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, ये तीन चीजों का आइडिया होना चाहिए। सो पहले हम देखते हैं म्यूजिक, कैसे डिफाइन करोगे म्यूजिक को। सो म्यूजिक वो है विच इज प्लीजिंग टू द ईयर्स, प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ पीसफुलनेस, एंजॉयमेंट, चेयरफुलनेस। सच साउंड इज कॉल्ड एज म्यूजिकल साउंड। खुद से बना के भी लिख सकते हो इसको, राइट, पर मैंने तो जो सही वर्ड्स लगे वो ढूंढ के लिख दिए हैं। सो म्यूजिकल साउंड प्लीजिंग टू द ईयर, कंफर्ट देता है, नींद लाता है, आराम देता है म्यूजिकल साउंड। कन्वर्सली नॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? म्यूजिकल साउंड का वेवफॉर्म भी जरूरी है। म्यूजिकल साउंड का वेवफॉर्म कुछ ऐसा रहेगा, है ना, यूनिफॉर्म वेवफॉर्म, ये भी पूछते हैं। सो याद रखो, म्यूजिकल साउंड हैज ए यूनिफॉर्म वेवफॉर्म। और नॉइस का वेवफॉर्म कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ये नॉइज है ना। सो नॉइज इज नॉट प्लीजिंग टू द ईयर्स, sound which is troublesome, which is unexpected, produce disturbance, causes headache, distraction. Such type of sounds which are directly or indirectly problematic to us are called as a noise. फिर आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज। सो पहला डिफरेंस क्या है? म्यूजिकल साउंड इज प्लीजिंग इफेक्ट, नॉइज प्रोड्यूस इज ए डिसप्लीजिंग इफेक्ट, पसंद नहीं आता है। म्यूजिकल साउंड रेगुलर इंटरवल्स पे
बढ़ता घटता है। नॉइज इरेगुलर इंटरवल्स पे कभी भी आ जाता है, जैसे क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं। थर्ड, म्यूजिकल वेवफॉर्म्स आर सिमिलर and therefore there is no sudden change in the loudness, frequency or wavelength. The frequency, loudness, wavelength of a noise undergo a sudden change. अब चलो बताओ मुझे, हम जो आजकल गाने सुनते हैं बॉलीवुड के, राइट, पॉप सॉन्ग्स कह दो, रैप सॉन्ग्स कह दो, क्या ये म्यूजिक है? नहीं है, क्योंकि सडन चेंज आता है। म्यूजिक कौन सा है? वो तबला बजता रहता है एक ही एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के साथ, सीतार बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं एक ही एम्पलीट्यूड के साथ, ना ही बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज फ्रीक्वेंसी में, उसको म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइंस के बेस पे ही पहले के ज़माने के लोग बांसुरी सुनते थे, तबला सुनते थे, बहुत ज़्यादा बांसुरी और तबला का कॉम्बो सुनते थे। आजकल तो हम बांसुरी, तबला, ड्रम, हारमोनियम सब कुछ एक साथ सीखते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में साउंड से जुड़े हुए 3 फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।